हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऑटो साइकिल के मीन इफेक्टिव प्रेशर के बारे में। यहाँ पर हम लोग इसके डेरिवेशन को सॉल्व करेंगे और एक एक चीज़ों को आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे कि ये जो डायग्राम होते हैं, पीवी डायग्राम होता है और ये जो टीएस डायग्राम होता है, ये चीज़ें क्यों होती हैं, ये ऐसे ही क्यों बनती है और इनका डेरिवेशन में क्या रोल होता है, इन चीज़ों को समझाएंगे। यानी कि जो डेरिवेशन होने वाला है वो केवल ऐसा नहीं कि बस हमने डेरिवेशन कर दिया, आपने उसको नोट किया और आप उसको एग्जाम में छाप के चले आए, उसको समझ नहीं रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। एक एक चीज़ों को हम आपको समझाएंगे। तो हो सकता है थोड़ी सी वीडियो लॉन्ग हो, तो लेकिन आप वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको एक एक चीज़ें समझ में आए कि डेरिवेशन ऐसा ही क्यों हो रहा है, ये चीज़ें कैसे चेंज हो रही हैं, ये चीज़ें कैसे चेंज हो रही है, प्रेशर कैसे चेंज हो रहा है, वॉल्यूम कैसे चेंज हो रहा है। एज ए इंजीनियर आपको यह समझना बहुत ही ज़रूरी है, तो इसीलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा और अच्छे से समझिएगा। और आपको यहाँ पर बता दें कि इसकी पिछली वीडियो में हम लोगों ने ऑटो साइकिल की इफ़िशियंसी के बारे में देखा था। तो उसमें हमने ये देखा था कि इफ़िशियंसी किस तरीके से निकलती है और उसके पहले जो प्रैक्टिकली जो हमारा इंजन होता है जैसे भी काम करता है, उसके हिसाब से हमारा पीवी और टीएस डायग्राम कैसे बनता है उसके बारे में डिस्कशन किया था। तो आप उसको भी जा करके देख सकते हैं और अच्छे से अपना जो नॉलेज है उसको बूस्ट कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है यह है मीन इफेक्टिव प्रेशर ऑफ ऑटो साइकिल के लिए। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक पीवी डायग्राम बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो एक हम छोटा सा पीवी डायग्राम यहाँ पर बना लेते हैं समझने के लिए। ठीक है, ये हमारा है एक पीवी डायग्राम। पीवी डायग्राम का क्या मतलब होता है? पीवी डायग्राम का मतलब होता है प्रेशर और वॉल्यूम का डायग्राम। मतलब इस डायग्राम में हम ये देखते हैं कि प्रेशर और वॉल्यूम किस तरीके से चेंज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 प्रोसेस और यहाँ पर 4। ठीक है, इस तरीके से जो है ये पूरा हमारा पीवी डायग्राम बनता है। ठीक, ऐसे करके आपको ये चीज़ें बनानी। और आप जब भी आप डेरिवेशन करेंगे तो इस चीज़ को जरूर बनाएंगे। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, देखिए ये क्या है, ये इधर वॉल्यूम होता है और इधर क्या होता है, प्रेशर होता है। तो ये वॉल्यूम यहाँ पर जो है वही वॉल्यूम यहाँ पर है, तो इसको हम कह सकते हैं कि V2 इक्वल V3। जो यहाँ पे वॉल्यूम है वही सेम वॉल्यूम यहाँ पर है, तो हम कह सकते हैं कि V1 इक्वल V4। ये सारा कुछ पिछली वीडियो में हमने बताया था, आप देख सकते हैं। इसके बाद क्या है, इसके बाद इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस होता है। ठीक है, ऐसे चलता है इस तरीके से ये प्रोसेस। ठीक, चलिए, तो ये हो गया हमारे पास। अब देखिए, आपको इसमें कुछ टर्म्स को समझना जरूरी है। यानी कि मीन इफेक्टिव प्रेशर के डेरिवेशन को करने से पहले आपको कुछ टर्म को समझना जरूरी है जो आपको इसके डेरिवेशन करने में हेल्प करेंगे। कौन कौन से यहाँ पर टर्म है? सबसे पहले है वॉल्यूम का टर्म। कैसा टर्म? देखिए, जो V1 अपॉन V2 होता है इसको हम लोग कहते हैं R। R का मतलब क्या होता है? कंप्रेशन रेशियो। देखिए, ये यहाँ से लेकर के जो डिस्टेंस होती है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है, यानी कि जो वॉल्यूम होता है, ये होता है किसी भी सिलेंडर का टोटल वॉल्यूम। ठीक है, यानी कि सिलेंडर में कितनी जगह है अंदर की तरफ। और ये जो वॉल्यूम होता है थोड़ा सा, ये होता है क्लियरेंस वॉल्यूम। यानी कि जो पिस्टन होता है, जैसे मान लीजिए कि ऐसे सिलेंडर है, ऐसे सिलेंडर है, ठीक है, तो पिस्टन यहीं तक जाता है। ये मान लीजिए कि पिस्टन है, ठीक, ये पिस्टन है मान लीजिए, तो पिस्टन यहीं तक जाता है। ऊपर कुछ जगह खाली रहती है, तो जो जगह खाली रहती है वो ये इस वॉल्यूम को डिनोट करता है। तो इसको हम लोग कहते हैं क्लियरेंस वॉल्यूम। तो टोटल वॉल्यूम अपॉन क्लियरेंस वॉल्यूम को हम लोग क्या कहते हैं? कंप्रेशन रेशियो कहते हैं। तो इसको हम लोग R से डिनोट करते हैं। तो ये एक रिलेशन होता है वॉल्यूम के बीच में। ठीक है, V1 अपॉन V2 इक्वल R। वही चीज इधर होती है। अब देखिए, जो V1 है इसको हम लोग V4 लिख सकते हैं। यानी कि यहाँ पर हम लोग एक चीज और कर सकते हैं, V1 के इक्वल में क्या रख सकते हैं? V4। और V2 के इक्वल में क्या रख सकते हैं? V3। तो इसको हम क्या कह सकते हैं? V1 अपॉन V2 इक्वल V4 अपॉन V3। और इक्वल में क्या रख सकते हैं? R रख सकते हैं, कंप्रेशन रेशियो। बात समझ आ रही है? चलिए, ये हो गया पहला रिलेशन जो कि वॉल्यूम के लिए है। उसके बाद रिलेशन किसका है? प्रेशर के लिए। तो देखिए, प्रेशर कहाँ पे इंक्रीज कर रहा है? प्रेशर यहाँ पर हमारा P2 था, फिर यहाँ से ये P3 हो जा रहा है। ठीक है, P2 था फिर P3, यहाँ पे 4 था, फिर से 4 से क्या हो जा रहा है? 1 हो जा रहा है। यानी कि P4 था, P4 से P1 हो जा रहा है। तो इनके बीच क्या रिलेशन होता है? तो इसके लिए क्या होता है? फॉर्मूला होता है। इसको आप एक ब्रैकेट में बना दीजिए ताकि आप इसको याद रखें। ठीक है, इस रिलेशन को आप लिख लीजिए और ये हर जगह काम आएंगे। ऐसा नहीं कि केवल इसी डेरिवेशन में, हर जगह काम आते रहेंगे। इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद देखिए, प्रेशर P3 है, तो आप P3 को ऊपर रखेंगे। ठीक है, हाई प्रेशर अपॉन लो प्रेशर। तो P3 अपॉन P2,
तो P3/P2 क्या होता है? अब P3/P2 जो होता है वही होता है हमारा P4/P1, और इसको हम लोग कहते हैं, इसको कहते हैं RP। RP क्या होता है? जैसे कि यहाँ पर ये जैसे यहाँ पर ये कंप्रेशन रेशियो है, उसी तरीके से ये क्या है, प्रेशर रेशियो होता है। ठीक है, RP से इसको डिनोट करते हैं। तो ये भी एक फॉर्मूला होता है, इसको भी आप याद रखेंगे। ठीक, क्योंकि यहाँ पर जब हम लोग अभी करेंगे तो वहाँ पर आपको इसका इस्तेमाल करना होगा, इसका यूज करना होगा। इसके बाद थर्ड रिलेशन क्या है? देखिए, हमने वॉल्यूम के लिए रिलेशन निकाल लिया, हमने प्रेशर के लिए रिलेशन निकाल लिया, लेकिन हमको क्या करना है, वॉल्यूम और प्रेशर दोनों के बीच क्या रिलेशन होता है उसको फाइंड आउट करना है। तो वो कहाँ पर होगा? वो 1 से लेकर के 2 प्रोसेस और 3 से लेकर के 4 प्रोसेस में होगा। तो क्या होगा, देखिए, जब यहाँ पर ये इंक्रीज करता है, ठीक है, यहाँ पर एक आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होता है, तो इसमें जो फॉर्मूला बनता है वो होता है P2/P1, यानी कि हाई प्रेशर अपॉन लो प्रेशर। फिर से इसके बाद क्या आएगा, यहाँ पर आएगा V1/V2, और इसकी पावर क्या लगेगी, इसकी पावर लगेगी गामा, इसकी पावर क्या लगेगी, गामा। और उसी तरीके से एक रिलेशन और बनता है इधर के लिए, यानी कि 3 से 4 जब प्रोसेस होता है आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, ये एक्सपेंशन प्रोसेस होता है, ये कंप्रेशन होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर बनता है P3/P4, ठीक है, हाई प्रेशर अपॉन लो प्रेशर। और यहाँ पर जो फॉर्मूला बनता है वो क्या बनेगा, V4 अपॉन, ध्यान से देखिए, V4 अपॉन क्या आएगा, V4/V3 की पावर R। ठीक है, अब यहाँ पर आप थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाना चाहेंगे, सॉल्व करना चाहेंगे, क्योंकि सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। V1/V2 को हम लोग क्या कहते हैं, V1/V2 को R कहते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, R लिख सकते हैं, देखिए R लिख सकते हैं। और हम V4/V3 को क्या कहते हैं, इसको भी R ही कहते हैं। तो यहाँ पर भी हम क्या लिख सकते हैं, R लिख सकते हैं। ठीक है, R लिख सकते हैं, यानी कि ये जो है वही चीज ये है। तो एक तरीके से इन तीनों को हम क्या लिख सकते हैं, सेम लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, देखिए, यानी कि हम यहाँ पर लिखेंगे P2/P1 इक्वल P3/P4 इक्वल R की पावर गामा, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, इनके बीच का रिलेशन हो गया। तो आप इन तीनों फॉर्मूलों को अगर आप याद रखेंगे तो आपके लिए इस डेरिवेशन को समझना और करना बहुत ही आसान होगा। देखिए, जब डेरिवेशन बहुत लोगों ने हमने देखा वो कराते हैं, तो बस ये बता देंगे कि किस तरीके से आता है, बस ये फॉर्मूला होता है, इसको याद कर लो, इसको लिख दिया करो, लेकिन ये नहीं समझाते कि ये क्या होता है कंप्रेशन रेशियो, ये कहाँ से आता है, ठीक है, और ये रिलेशन कहाँ से आ गया। तो इसको आप समझिए, इसी वजह से यहाँ पर हमने इसको अच्छे से बना करके रख दिया। अब यहाँ पर इधर काफ़ी जगह खाली है, अब यहाँ पर हम लोग डेरिवेशन करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम MEP का फॉर्मूला देखते हैं कि मीन इफेक्टिव प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए, MEP बराबर होता है, यानी कि मीन इफेक्टिव प्रेशर अगर हम किसी चीज का निकालते हैं MEP, तो इसका फॉर्मूला होता है वर्क डन, जितना हमारा वर्क होता है, वर्क डन अपॉन स्ट्रोक वॉल्यूम, यानी कि एक स्ट्रोक में कितना वॉल्यूम होता है, यानी कि इस वॉल्यूम की बात की जा रही है। यहाँ तक का जितना वॉल्यूम होगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जितना वॉल्यूम होगा, उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। और वर्क डन, यानी कि इस प्रोसेस में होने में कितना हमको वर्क मिला, उसको हम लोग कहते हैं वर्क डन। तो अगर हमको मीन इफेक्टिव प्रेशर ऑटो साइकिल के लिए निकालना है, तो हमको ऑटो साइकिल का पहले वर्क डन निकालना होगा, और फिर हमको ऑटो साइकिल का ही वॉल्यूम निकालना होगा, स्ट्रोक वॉल्यूम निकालना होगा। आई होप आप इतना तो समझ गए होंगे इधर का फॉर्मूला और इस चीज के फॉर्मूले को। यानी कि अब हमारा काम ये रह गया है कि हमको वर्क डन निकालना है और उसके बाद स्ट्रोक वॉल्यूम निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वर्क डन निकालना, इसको यहाँ पर लिखा रहने देते हैं। सबसे पहले यहाँ पर वर्क डन निकालेंगे, तो लिखेंगे वर्क डन या फिर लिख दीजिए कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ, या फिर कैलकुलेटिंग वर्क डन, ऐसे लिख दीजिए, कैलकुलेटिंग वर्क डन।
ठीक है, ये हो गया। तो वर्क डन को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए वर्क डन कहाँ पर हो रहा है, क्या हो रहा है, इसको समझना जरूरी है, क्योंकि आप फॉर्मूला डायरेक्ट लिख देंगे, आप डेरिवेशन कर लेंगे, हम मानते हैं बिल्कुल आपका अच्छा नंबर भी आ सकता है, लेकिन आपको चीज़ों को समझना बहुत जरूरी है। क्यों? तो देखिए यहाँ पर ये किस तरीके से ये वर्क डन किसको बोला जा रहा है, फॉर्मूला कहाँ से आ जाता है। तो देखिए यहाँ पर ये जो इंजन हमारा होता है, इसमें 4 प्रोसेसेस होते हैं। एक होता है सक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर पावर स्ट्रोक होता है, नीचे की तरफ आता है पिस्टन, फिर एग्जॉस्ट होता है। तो देखिए सारे में हमको काम करना पड़ता है, यानी कि 3 प्रोसेसेस में जब हम लोग सक्शन करते हैं तो पिस्टन अपने से नीचे आता है, ठीक है। उसके बाद जब वो ऊपर जाता है, फिर से हम ही के द्वारा उसको काम किया जाता है, यानी कि हम के द्वारा मतलब हमारा जो सिस्टम लगाया गया है, जो फ्लाई व्हील लगाई गई है, ये सब उस पर काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद एक स्ट्रोक जो कि पावर स्ट्रोक होता है, उसी में इंजन से हमको पावर मिलती है और उसी पावर का यूज करके जो बाकी के 3 स्ट्रोक्स हैं वो काम करते हैं। तो इसीलिए हम लोग इस पावर को, यानी कि यहाँ पर जो हमको वर्क डन मिलता है कंप्रेशन के दौरान, यानी कि 1 से 2 प्रोसेस में जो मिलता है, ये हम लोगों के द्वारा काम किया जाता है। और जो हम लोगों के द्वारा काम किया जाता है उसको हम लोग कहते हैं निगेटिव वर्क, और जो हमारी मशीन जो होती है वो वर्क देती है तो उसको हम लोग कहते हैं पॉजिटिव वर्क। तो यहाँ से जो है वर्क, ठीक है, यहाँ से वर्क हम लोग वर्क देते हैं और यहाँ पे हमको जो है वर्क मिलता है। इस तरीके से ये काम होता है। तो अब देखिए जो वर्क हमको मिलता है उसमें से जो हम वर्क काम करते हैं वो घटाएंगे तभी तो हमको नेट वर्क मिलेगा। मतलब कि मान लीजिए कि हमने जैसे 10 वर्क काम किया, मान लीजिए कि 10 रुपए हमने दिया काम करने के लिए, हमको कितना मिला, 20 मिला। तो हम कैसे निकालेंगे कि हमारा वर्क नेट वर्क कितना हुआ, हम देखेंगे 20 माइनस 10 तो आ जाएगा 10, तो ये हमारा नेट वर्क हो जाएगा। तो इस तरीके से ये चीज़ें होती हैं। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस प्रोसेस में कितना वर्क हुआ वो निकालना पड़ेगा और इस प्रोसेस में कितना वर्क हुआ वो निकालना पड़ेगा, और उसके बाद दोनों को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है। कौन सा फॉर्मूला होता है, अब अलग अलग के लिए समझिए। यानी कि सबसे पहले समझिए जो हमारा मेन वर्क जो हमको मिल रहा है, जिसमें से हम अब जो हम काम कर रहे हैं इसको घटाएंगे तो हमको क्या मिल रहा है, ये वाला वर्क मिल रहा है। तो इसको हम लोग कहते हैं, यहाँ पर हाई प्रेशर से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे P3, थोड़ा सा यहाँ से लिखते हैं जगह, यहाँ लिखेंगे P3 और V3 माइनस P4 V4 अपॉन गामा माइनस 1। ये क्या हुआ, ये पॉजिटिव में है। आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने निगेटिव का साइन इधर नहीं लगाया है, ये पॉजिटिव में है। तो इसको हम कहते हैं कि जो वर्क है वो मशीन के द्वारा हमको मिला, दैट इज पॉजिटिव वर्क। अब हमारा ये है निगेटिव वर्क जो हमने काम किया, तो उसको तो घटाएंगे ही, ठीक है, क्योंकि हमने काम किया तो भाई घटाएंगे तभी तो नेटवर्क निकलेगा। तो इसमें क्या आएगा, ये P2 है तो यहाँ पर क्या आएगा, P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन गामा माइनस 1, ठीक है। तो ये हमारा पूरा क्या हो गया, फॉर्मूला बना। लेकिन क्या होता है, डायरेक्ट ये फॉर्मूला लिख दिया जाता है, बताया नहीं जाता कि ये कहाँ से आ रहा है। आप समझिए इस प्रोसेस में ये वर्क डन मिलेगा, ठीक है, और इस प्रोसेस में ये वाला मिलेगा और ये जो हम वर्क करेंगे ये वाला मिलेगा। देखिए ये निगेटिव में है, बात समझ में आ रही है। अब इसको हमको सॉल्व करना है, जैसे इसको सॉल्व कर लेंगे हमारा मीन इफेक्टिव प्रेशर का फॉर्मूला आ जाएगा, डेरिवेशन हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले कोई चीज़ें कॉमन हम यहाँ पर देख रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग 2 चीज़ें कॉमन करेंगे। सबसे पहले तो हमको ये तो दिख रहा है सेम है दोनों में, तो इसको तो कॉमन करेंगे ही, यानी कि हम यहाँ पर जो गामा माइनस 1 है इसको हमने कॉमन कर लिया। उसके साथ साथ यहाँ पर हम P1 और V1 को भी कॉमन कर लेते हैं, ठीक है, यानी कि कॉमन ले लेते हैं। तो जब P1 V1 को कॉमन लेंगे, जब इसको कॉमन लेंगे तो ये निकल जाएगा। चलिए थोड़ा सा इसको भी हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाएं, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, बस इसको कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पर एक एक स्टेप चलते हैं, आराम से समझते हैं, ठीक है, क्योंकि वीडियो आप पूरा देखेंगे, हम ये आशा करते हैं। थोड़ा सा लंबी तो हो जाती है समझाते समझाते। तो यहाँ पर क्या आएगा, ये चीज़ आएंगी। और देखिए जब ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर क्या होगा, इसका बहुत ही ध्यान रखिएगा। बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं और यहाँ पर भी माइनस लिख देते हैं, जबकि इस माइनस का मल्टीप्लाई यहाँ जब होगा तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, P1 और यहाँ पर V1। इस तरीके से इतना तो समझ आ रहा होगा। जब ये कॉमन चला जाएगा बाहर ये दोनों, तो अंदर क्या बचेगा, यही तो बचेगा, अपॉन में तो कुछ रहेगा ही नहीं, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, अब यहाँ से हम P1 V1 को कॉमन लेंगे। क्या करेंगे, P1 और V1 को कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा, गामा माइनस 1, ठीक। तो अब यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर आ जाएगा P3 V2
अब सॉरी यहाँ पे V2 नहीं रहेगा, P3 V3 रहेगा, P3 V3 और यहाँ पर आ जाएगा P1 और V1। इसके बाद माइनस यहाँ पर भी वही चीज, ठीक, यहाँ पर भी P1 और V1। यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर भी वही चीज P2 V2 अपॉन P1 और V1। यहाँ पर क्या आएगा, प्लस में 1। क्यों 1 आ गया, क्योंकि P1 V1 है, इसको जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर तो कुछ नहीं रहेगा, 1 बचेगा, तो 1 को यहाँ पर आप लिख देंगे। ये हमारा बन गया। अब इसको भी थोड़ा सा सॉल्व करना है, तो ध्यान से देखिए। अब क्या करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, तो सबसे पहले ये जो टर्म है इसको तो हम यही लिख देते हैं P1 और V1, और इसके बाद आएगा गामा माइनस 1। ये तो सेम हमारा वही हो गया। इसके बाद इस टर्म को बहुत ही ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ऐसा क्यों आ गया, ऐसा क्यों आ गया। तो इसके लिए देखिए यहाँ पर हमने जगह छोड़ करके इसी वजह से रखी है, ताकि आपको इस चीज़ को अच्छे से समझा पाए, ताकि आप ये समझे कि ये टर्म कैसे आ गया। देखिए यहाँ पर हम आपको समझाएंगे और डायरेक्टली यहाँ पर इसकी वैल्यू लिखेंगे, ठीक, क्योंकि इतनी जगह नहीं कि बहुत ज़्यादा लंबा इसको किया जाए। इसको यहाँ पर हम समझा के बताते हैं कि कैसे आता है। तो यहाँ पर आएगा P3 और V3, और अपॉन में क्या है, अपॉन में है P1 और क्या है V1। अब इसको ध्यान से समझिए, इन सारे जो हमारा P1 P2 V2 3 जो भी दिख रहा है, इन सभी को हमको क्या करना है, R के फॉर्म में चेंज करना है। इसी वजह से तो यहाँ पर हमने फॉर्मूला लिख के रखा है, R, यहाँ पर कंप्रेशन रेशियो, यहाँ पर प्रेशर रेशियो, यहाँ पे R की पावर गामा। तो इन सब के फॉर्म में चेंज करना है, इसका यूज करके, इन फॉर्मूलों का यूज करके। तो देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि P3 है, और आप देख रहे हैं P3 इस फॉर्मूले में है, यहाँ पर क्या है P2 है। तो अगर P3 अपॉन P2 हमको मिल जाता है, तो इसके जगह हम RP रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। तो P3 तो है, लेकिन P2 यहाँ पर नहीं है, क्या है, यहाँ पर P1 है। तो P1 है तो हमको P2 लाना है। तो P1 और P2 में क्या रिलेशन है, आप देखिए P1 और P2 में, ये देखिए P1 और P2 में ये रिलेशन है, यानी कि अगर यहाँ से हम P1 की वैल्यू निकाल लें और P1 की वैल्यू रख दें, तो यहाँ पर ये P2 आ सकता है। कैसे, देखिए हम इसको थोड़ा सा यहाँ पर लिखना चाहेंगे इस चीज़ को। ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है P3 अपॉन P1, और इक्वल में क्या है, इक्वल में यहाँ पर है P2 अपॉन P1, और इक्वल में क्या है, R की पावर गामा। तो अगर हम यहाँ से P2 की वैल्यू निकालेंगे तो P1 उधर जाएगा तो किस में रहेगा, मल्टीप्लाई में रहेगा, यानी कि आएगा P1 और R की पावर गामा, ऐसा आएगा, ऐसा आएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पर P1 की वैल्यू निकालेंगे तो P1 की वैल्यू क्या आएगी, P1 की वैल्यू क्या आएगी, एक सेकेंड इसको फिर से, क्योंकि हमको P1 की वैल्यू निकालनी थी, थोड़ा सा उल्टा हो गया। तो क्या था, P2 अपॉन P1 इक्वल R की पावर गामा। फिर से इसको समझिए थोड़ा सा। तो ये हमारा वैल्यू था, हमको क्या निकालना था, P1 की वैल्यू निकालनी थी, जो कि हम यहाँ पर रख सके P1 के जगह पर। तो हम क्या करेंगे, P1 को उधर भेज देंगे, तो P1 उधर जाएगा, तो ये जो टर्म है इधर आएगा, ठीक है, पंचांतरण होगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, R की पावर गामा, और यहाँ पर P1, यानी कि P1 की वैल्यू क्या आ गई, P2 अपॉन R की पावर गामा, ठीक है। तो यहाँ पर हम रख दे, चलिए रख देते हैं। थोड़ा सा इसको अलग करने की कोशिश करते हैं, यानी कि P3 अलग कर देते हैं, और यहाँ पर P1 की वैल्यू इसको रखते हैं, क्या रखेंगे, P2 अपॉन R की पावर क्या रखेंगे, गामा, ठीक है, इस तरीके से आएगा। और ये जो है इसको हम अलग करके लिख देते हैं V3 अपॉन V1 को। अभी इसको बाद में समझेंगे, पहले इसको समझिए। अब अगर इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो ये जो R की पावर गामा है ये ऊपर चला जाएगा, यानी कि ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा P3, और R की पावर ऊपर चला जाएगा तो R की पावर गामा, और P2 जो है नीचे रहेगा, और इनटू में क्या रहेगा, जो हमारा ये है V3 अपॉन V1, ऐसा रहेगा। अब देखिए यहाँ पर P3 अपॉन P2 आ चुका है, ठीक है, P3 अपॉन P2 आ चुका है, P1 हट चुका है, और लेकिन उसके लिए यहाँ पर ये तो आ गया है, ठीक है, इस वजह से हमने यहाँ पर चेंजेस किया। तो अब क्या कर सकते हैं, P3 अपॉन P2 की जगह हम क्या रख सकते हैं, P3 अपॉन P2 की जगह क्या रख सकते हैं, RP रख सकते हैं, यानी कि प्रेशर का रेशियो है ना, रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे RP, और ये तो इनटू में ही है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, R की पावर गामा, ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। RP अलग है और R अलग है, इस चीज को आप याद रखिएगा। अब देखिए इसका काम तो हो गया, R में हमने चेंज कर लिया। इसके बाद बात आती है V3 और V1 की। तो आप देख रहे हैं V3 और V1 में कुछ दिख रहा है। V3 और V1 अगर आप देखेंगे ध्यान से,
तो इसमें भी कोई ऐसा रिलेशन नहीं है जिसको हम डायरेक्टली यहाँ पर रख सके। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक रिलेशन लाने की कोशिश करेंगे। कैसा, तो यहाँ पर हम V1 के जगह, जैसे V1 है, ठीक है, या फिर यहाँ पर V1 है और नीचे क्या है, ऊपर क्या है, V3 है, तो इसके जगह हम क्या कर दे, V2 के रिस्पेक्ट में कोई चीजें ला दे तो हमारा काम हो सकता है। कैसे, देखिए ध्यान से, हम यहाँ पर इस चीज को, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है इस चीज को यहाँ पर ला सकते हैं, यानी कि ऐसा लिख सकते हैं कि V3/V1, ऐसे समझ लीजिए कि V3 को हम क्या लिख सकते हैं, V3 को हम V2 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, बस ऐसे समझ लीजिए। V3 को हम V2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर तो हम वही रहने देंगे, नेक्स्ट स्टेप में लिख देते हैं। तो यहाँ पर V3 को V2 लिख सकते हैं और V1 को V1 लिख देते हैं। लेकिन आप यहाँ पर देख रहे हैं रिलेशन हमको क्या मिला है, V1/V2, और हमारे में आ क्या रहा है, V2/V1। तो हम डायरेक्ट R तो लिख नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर मैथ्स लगाएंगे। हमें पता है भैया कि V1 = V2R होता है, तो हम कहेंगे कि ऐसा करो, जब ये होता है तो तुम हमको V2/V1 बताओ, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/R, 1/R हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। जब ये उल्टा हुआ तो वो भी उल्टा हो जाएगा। तो उसी तरीके से इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी यहाँ पर RP का RP और यहाँ पर R की पावर गामा, और मल्टीप्लाई में इसकी वैल्यू आएगी 1/R, 1/R आएगी। अब देखिए यहाँ से थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगी RP। अब देखिए यहाँ पे R की पावर गामा है और यहाँ पर R की पावर क्या है, 1 है। जब कुछ नहीं होता तो 1 होता है। तो जब ये ऊपर जाएगी पावर, क्योंकि हम नीचे डिवाइड में है, ऊपर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी, यानी कि इस चीज को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, R की पावर -1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। आपने पढ़ा होगा क्लास 9th वगैरह में ये सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं। अब R और R यानी कि पावर सेम है, सॉरी बेस सेम है, तो पावर क्या होती है, जुड़ जाती है। तो यहाँ पर क्या आएगा, R की पावर गामा -1, ये चीजें आएगी। तो ये चीज जो आई यहाँ पर हमने इतना प्रूव किया, इन सब का यूज करके इसको हम यहाँ पर इसके जगह पे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पर भी हम सॉल्व कर सकते थे, लेकिन वो बहुत ही लॉन्ग हो जाएगा। तो आप या तो बगल में सॉल्व कर दीजिए या फिर यहीं पर कर दीजिए। तो चलिए यहाँ पर हम इस चीज को लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, RP और R की पावर गामा -1। आई होप आप इस चीज को अच्छे से समझ गए होंगे कि यहाँ पर ऐसा क्यों लिखते हैं। ठीक है, बहुत सारी जगहों पर मैं देखा बुक्स वगैरह में डायरेक्ट ऐसे लिख देता है, वहां पर इतना नहीं समझाता कि कैसे आ रहा है, तो आपको समझना होता है। तो इसी वजह से हमने आपको समझाया। इसके बाद क्या है, माइनस है। चलिए माइनस की जगह हमने माइनस लगा दिया। अब देखिए V4 और V1 है, और V4 और V1 तो सेम चीज है। सेम का मतलब V4 की जगह हम चाहे तो V1 लिख सकते हैं, और V1 और V1 कट सकता है। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि जो V4 है और जो V1 है वो आपस में कट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद क्या है, V4/V1, तो P4/P1, तो P4/P1 के लिए क्या होता है, फॉर्मूला RP होता है। बहुत बढ़िया, सीधे सीधे फॉर्मूला मिल गया, इतना कैलकुलेशन इसके जैसा नहीं करना पड़ा। तो इसके जगह हम ये V तो कट ही चुका है, P4/P1 की जगह RP रख देते हैं। तो यहाँ पर क्या रख देंगे, RP। ठीक है, अब चलिए आगे समझिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो P2/P1 क्या दिया हुआ है, देखिए P2/P1 आपको कहीं दिख रहा है, यहाँ पर देखिए P2/P1 का रिलेशन क्या है, R की पावर गामा। तो यहाँ पर क्या रखेंगे, P2/P1 के लिए रखेंगे R की पावर गामा। बहुत बढ़िया। इसके बाद ये क्या है, ये है V2/V1। फिर से देखिए V2/V1 दिया हमको किसका है, V1/V2, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, उल्टा हो जाएगी, यानी कि इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/R। और 1/R को हम लोग क्या कहते हैं, अभी हमने आपको यही चीज यहाँ पर समझाई, इसको हम लोग कहते हैं R की पावर -1। ठीक है, अब देखिए दोनों में क्या है, बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं R की पावर गामा -1, और ये +1 है तो इसको +1 लिख देंगे। तो इस तरीके से ये जो हमारा P1, P2, V1, V2 वगैरह वगैरह था, इसको हमने सबको R और P के फॉर्म, सॉरी R और उसके पावर गामा के फॉर्म में चेंज कर लिया। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी इस फॉर्मूले से और यहाँ का जो हमने बताया। अब आप ये सोचिए कि अगर आपको पहले ये फॉर्मूला ना पता होता, कंप्रेशन रेशियो क्या होता है, पावर रेशियो क्या, प्रेशर रेशियो क्या होता है, इनके बीच रिलेशन क्या होता है, तो आपको इस डेरिवेशन को समझने में प्रॉब्लम होती और आप इस चीज़ को रटने की कोशिश करते। चलिए अब आगे समझते हैं कि इसको कैसे करेंगे। बहुत थोड़ा सा स्टेप बचा हुआ है।
अब हम कुछ चीज़ों को इरेज करेंगे क्योंकि अब यहाँ पर इनका काम नहीं रह गया है। चलिए, तो इसको हम इरेज कर देते हैं, यहाँ ऊपर से इरेज करते हैं, ठीक, इसको लिखा रहने देते हैं बस। आप इसको नोट कर लीजिए, सब लोग साथ में नोट करते चलिए, नोट्स बनाते चलिए। और आपको बता दें कि अभी देखिए आज ये वीडियो है, इसके बाद से अब जो वीडियोज आएंगी इसके न्यूमेरिकल की वीडियोज आएंगी, यानी कि इस पर जितने भी न्यूमेरिकल्स हम लोगों ने सॉल्व किए ये सारी वीडियोज आएंगी ऑटो साइकिल के मीन इफेक्टिव प्रेशर और उसके इफिशियंसी पे जितने भी क्वेश्चंस आते हैं न्यूमेरिकल आते हैं उन पर। तो देखिए ये चीज़ आ गई। अब इस चीज़ को हम क्या करेंगे, थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कैसे, तो चलिए इक्वल करके करते हैं, इसको लिखते हैं एक बारी, P1 V1 गामा -1। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो 4 टर्म्स हैं, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा और ये चौथा टर्म, 4 टर्म्स हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं आरपी यहाँ पर भी है, आरपी यहाँ पर भी है। तो हम क्या करेंगे, अब इस चीज़ को ध्यान से समझिए, बुक्स वगैरह में इसको भी बहुत ही शॉर्टली लिख देता है, डायरेक्ट टीचर भी इसको एकदम शॉर्टली बता देते हैं, डायरेक्ट लिख देंगे, फॉर्मूला आ जाएगा, लो इतना आया। कैसे आया, वहाँ पर बच्चों को प्रॉब्लम होती है। तो समझिए आरपी यहाँ पर भी है, आरपी यहाँ पर, तो आरपी को हम कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों टर्म को देखिए बस। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, आरपी जो है, आरपी कॉमन ले सकते हैं दोनों में। तो यहाँ पर क्या बचेगा, आरपी चला जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा आर की पावर गामा -1 और ये माइनस, और यहाँ पर आरपी चला जाएगा तो आरपी तो था ही बस, तो ओनली 1 तो बचेगा ही, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों टर्म को देखिए, इन दोनों टर्म में कोई चीज़ कॉमन नहीं है, लेकिन हम -1 को तो कॉमन ले सकते हैं, -1 कॉमन ले सकते हैं। जब -1 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा आर की पावर गामा -1, और ये प्लस है क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया है तो ये माइनस में चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपने कोई सवाल क्लास 8 वगैरह में किए भी होंगे, जिस तरीके से आप करते थे, ऐसे x² + 3x + 2x प्लस, ठीक है, 6 रहता था तो इसमें आप इसको कॉमन लेते थे, फिर इसको कॉमन लेते थे, फिर जाकर के 2 पेयर्स बनाते थे, ऐसे करके। तो वही चीज़ें यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर P1 V1 अपॉन गामा -1। अब देखिए ये दोनों चीज़ें सेम दिख रही हैं तो इसको हम कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे r की पावर गामा -1 और ये क्या हो जाएगा, बच जाएगा, यानी कि इसमें से मतलब इस टर्म में से और इस टर्म में से जब इसको कॉमन लेंगे तो इस टर्म में ये चला जाएगा तो क्या बचेगा, केवल आरपी बचेगा, और इस टर्म में क्या बचेगा, -1। तो यहाँ से ये फॉर्मूला आपका बन करके आ जाएगा। ये जो फॉर्मूला है ये मीन इफेक्टिव प्रेशर का फॉर्मूला नहीं है, ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है वर्क डन का, वर्क डन का फॉर्मूला है। अभी हमको मीन इफेक्टिव प्रेशर निकालने के लिए स्ट्रोक वॉल्यूम से इसको डिवाइड करना होगा। तो चलिए फिर इसको डिवाइड करते हैं। चलिए, तो यहाँ की सारी चीज़ हमने इरेज कर दी है। अब हमको क्या चाहिए, बस एक स्ट्रोक वॉल्यूम चाहिए जिससे इसको डिवाइड करके फॉर्मूला अपना निकाल सके। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि मीन इफेक्टिव प्रेशर इक्वल, डिवाइड करेंगे, ठीक है, इक्वल तो लगाएंगे ही लेकिन अभी हमको डिवाइड करना पड़ेगा स्ट्रोक वॉल्यूम से। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, जैसे अभी हमने आपको पीवी डायग्राम बना करके दिखाया था, तो पीवी डायग्राम में हमने यहाँ पर दिखाया तो आपने देखा कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पे V2 है, यहाँ पे V1 था, तो इसी बीच के जो डिस्टेंस होता है यही हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम होता है। तो इस वॉल्यूम को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि हम कैलकुलेशन कहाँ से करते हैं, किसी भी ग्राफ में यहाँ से करेंगे। जैसे ये V1 है तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस होगी V1 का। तो अगर हमको इतने डिस्टेंस निकालनी है तो इस टोटल में से इतना घटा देंगे ना, यानी कि V1 में से V2 को माइनस कर देंगे तो इतनी वैल्यू आ जाएगी, ये डिस्टेंस आ जाएगी। इसको हम लोग कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, देखिए अब इस चीज़ को पहले सॉल्व करके डायरेक्ट यहाँ पर फॉर्मूला लिखते हैं ना, इसको अलग से लिख देते हैं। चलिए, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या बनेगा, स्ट्रोक वॉल्यूम बना V1 माइनस V2, V1 माइनस V2। अब हम इसको सॉल्व करते हैं कि V1 माइनस V2 क्या होगा, ठीक है, क्योंकि इसको भी हमको सॉल्व करना होगा और इसको चेंज करना होगा किसके फॉर्म में, इसको भी चेंज करना होगा हमको R के फॉर्म में, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ से V1 हम कॉमन ले सकते हैं, V1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 1 माइनस, यहाँ पर क्या आएगा V2 अपॉन V1, यही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम V1 को तो V1 ही रहने देते हैं और यहाँ पर 1, और इस चीज़ को क्या लिख सकते हैं, देखिए V2 अपॉन V1 है, याद कीजिए हमें ये पता है V1 अपॉन V2 इक्वल R होता है, तो हम ये भी निकाल सकते हैं कि V2 अपॉन V1 इक्वल
1/r आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं 1/r इसके जगह पे। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा v1 और इस ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे तो r यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ये r का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। ठीक है, एलसीएम लेकर के जैसे आप लोग करते हैं तो ये आएगा r - 1/r। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, बहुत ही आसान है। एलसीएम निकालेंगे r ही आएगा, r से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा। तो ये हमारा बन गया। तो अब इस वैल्यू को हम यहाँ पर रखेंगे, जो v1 - v2 की वैल्यू है यही आई, तो इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पर रखेंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा v1 और एक ब्रैकेट में क्या आएगा, एक ब्रैकेट में आएगा r - 1 और अपॉन में क्या आएगा r आएगा। ठीक है, अब इस चीज को जब सॉल्व करेंगे तो देखिए इसमें भी डिवाइड में एक चीज है, इसमें भी डिवाइड में एक चीज है। तो ये क्या होगा, ये यहाँ का क्या है न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है। तो न्यूमरेटर ये घूम करके कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, यानी सॉरी यहाँ पर आएगा इसके डिनोमिनेटर में, और ये जो r है ये ऊपर की तरफ चला जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि हम इसको वैसे लिख सकते हैं कि P1 V1 और इस टर्म को r की पावर गामा -1 और यहाँ पर rp -1, और ये जो r है ये ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई में जाएगा ना ऊपर, और अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में ये तो नीचे रहेगा क्योंकि डिवाइड में था तो नीचे, और ये इसके साथ ही चला जाएगा मल्टीप्लाई में। इतना तो आप जानते ही होंगे, इसमें इतना क्या बताना। चलिए इसके बाद क्या आएगा, मल्टीप्लाई में क्या आएगा v1 और यहाँ पर r - 1। ठीक है, अब आप देख सकते हैं v1 से v1 डिवाइड हो जाएगा, कट जाएगा, बस आपको इसको कट देना है। अब इसके बाद जो फॉर्मूला बचेगा उसको लिख देना है। तो क्या आएगा P1 और इस R को हम यहाँ पर लिख देते हैं इसके P1 के साथ में। तो R और ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, R की पावर गामा -1 और यहाँ पर क्या आएगा RP -1 और अपॉन में या सॉरी यहाँ पे ये कहाँ से आ गया, R कहाँ से आ गया, सॉरी ये R नहीं है, गामा है, ये गामा है, सॉरी गामा। तो गामा -1 और यहाँ पर r -1, ये r -1 ये वाला और ये गामा -1 ये वाला जो यहाँ पर था वो यहीं पे आएगा। ठीक है, डिवाइड करेंगे तो इस तरीके से ये जो फॉर्मूला बनेगा, ये बनेगा फॉर्मूला ऑटो साइकिल के मीन इफेक्टिव प्रेशर का फॉर्मूला। आई होप आप इसको बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। हमने जितना भी पूरी कोशिश करके आपको समझाने की कोशिश की कि जो यहाँ पर पीवी डायग्राम से आप कैसे समझेंगे, इधर के जो छोटे छोटे टर्म है जो बुक्स में शॉर्टली कर दिए जाते हैं, डायरेक्ट डका दिए जाते हैं 2-4 स्टेप, उसको भी समझाया। आई होप आप इसको समझे होंगे। तो अगर आपको वीडियो समझ में आती है, अच्छी लगती है, तो उसको लाइक ज़रूर कीजिए, दोस्तों के पास भेजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि बहुत ही मेहनत लगती है वीडियोज़ बनाने में, इतना लंबी वीडियो रिकॉर्ड करने में। चलिए फिर मिलते हैं इसके न्यूमेरिकल के साथ, जिसमें हम लोग इसके एफिशिएंसी और ये मीन इफेक्टिव प्रेशर के जितने भी न्यूमेरिकल्स होते हैं सबको सॉल्व करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।